जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट चैप्टर 2 NCERT acid base and salt. So today we will discuss the exercise of this chapter. आज हम एसिड बेस और एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं क्लास 10। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेड टू ब्लू कौन करता है? बेस करता है। इतना तो मालूम है। रेड टू ब्लू कौन करता है? बेस करता है। और बेस का पीएच 7 से ऊपर होता है। अब आप देखिए इसमें 1, 4, 5, 10, तो 7 मतलब 7 to 14 के बीच में बेस का पीएच होता है। तो इसमें 7 से 14 खोज लो, यही है। दिस इज द आंसर। गेटिंग? दूसरा क्वेश्चन देखिए। A solution reacts with crushed egg cells to give a gas that lime water milky. The solution contains. तो जो ये लाइम वाटर मिल्की है, लाइम वाटर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्रस्ड एग शेल से होता है। तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, तो उसका H इधर का Cl, तो HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml given solution of HCl. 10 ml solution of NaOH neutralized by 8 ml solution of HCl. तो कह रहा है कि 20 ml solution of NaOH कितने से होगा? तो आप इस बात को कह सकते हो कि 10 ml NaOH के लिए 10 ml NaOH न्यूट्रलाइज होता है कितने से? 8 ml HCl से। 8 ml HCl से ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, न्यूट्रलाइज। देयरफॉर पार 1, तो 1 के लिए 8/10 करना होगा। और पार 20 कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है 20 ml कितने से न्यूट्रलाइज होगा? तो 20 के लिए कर लो। तो पार 20 तो क्या हो जाएगा? 8/10 इंटू 20। तो ये सेकंड से 8 टू जा 16। बहुत सिंपल सी बात है भाई कि ये कह रहा है क्या कि 10 ml NaOH इज न्यूट्रलाइज बाई 8 ml HCl। तो 10 ml 8 ml से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो 20 ml कितने से करेगा? तो 10 ml 8 ml से, तो 1 8/10 और 20 8/10 इंटू 20 दैट इज 16। वो जो 16 आंसर ये रहा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following types of medicine is used for treatment of indigestion? Antibiotic, analgesic, antacid और एंटीसेप्टिक। क्वेश्चन क्या है? इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में क्या यूज करेंगे? तो इंडाइजेशन होता क्या है तो जान ही लो। जब हम ज्यादा भोजन कर लें, चाहे भोजन का डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, भोजन जैसे ही हम करते हैं तो हम जैसे ही भोजन हमारे लीवर में जाता है तो सेक्रेशन होने लगता है HCl का, जो उसको डाइजेस्ट कराता है। अब सेक्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए HCl का, वो कंट्रोल अमाउंट में न हो, ज्यादा हो जाए तो पेट दर्द, इंडाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब पेट में Cl ज्यादा हो गया, उसको कम करना है। उसको कम करना है तो बेस लेना पड़ेगा। बेस इज एंटासिड। दिस मीन्स HCl का सेक्रेशन ज्यादा हुआ, जिससे इंडाइजेशन हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा? एंटासिड, क्योंकि हम उसको थोड़ा कम करने के लिए एंटासिड यूज करेंगे। ओके, ठीक है। हाँ, हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस दिस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग एक्शंस। कह कि
सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक, तो जिंक सल्फेट बनेगा, ये तो पक्का है। सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज, एक जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो जिंक सल्फेट बन गया ZnSO4। बचा क्या? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है कि डाइल्यूट HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl भी 2 होना चाहिए, यहाँ अकेले हैं इसलिए ट्वाइस कर दो, और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 लिखो। बचा क्या? तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कितना आसान है, आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम सल्फेट तो बनना ही दिख रहा है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, तो एल्यूमिनियम क्या Al2SO4 थ्राइस, सॉरी एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होगा Al2SO4 थ्राइस। थ्राइस कैसे होगा? तो सिंगल SO4 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 ठो है, यहाँ सिंगल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो SO4 थ्राइस तो हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 3H2 लिख दो, 3H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो बैलेंस हो गया। HCl एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है? तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे 2 निगेटिव चार्ज, तो 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पॉजिटिव ये हो गया, 2 2 3 या 6 निगेटिव हो गया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ऐसे बताए भी थे हम आपको कि एल्यूमिनियम असल्फेट SO4, तो 2 माइनस ये 3 पॉजिटिव, तो 3 लिख दो और 2 को 2 लिख दो, Al मिल जाएगा, SO4 को ये मिल जाएगा, तो लिखोगे Al2SO4 थ्राइस। फिर लास्ट में क्या कर रहा है कि HCl आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करेगा, तो फेरिक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, तो FeCl3 होता है। तो यहाँ पे ये 3 तो लिखेंगे नहीं हाइड्रोजन में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3H2 आराम से लिख देंगे। और क्या है? FeCl3, तो ठीक है, Cl3 ये तो ट्वाइस कर दीजिए, यहाँ पर भी ट्वाइस कर दीजिए। अब देखिए Cl 6 है, 3 2 जा 6, Cl 6 है, Fe2 है, Fe2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, हो गया, तो बैलेंस रिएक्शन। Question number 6. Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe any activity to prove it. Question क्या कर रहा है? Question ये कर रहा है कि जिस तरह से एसिड है, ग्लूकोज और एल्कोहल जो है, जैसे जो एसिड्स हैं, तो एसिड को से हम क्या कर सकते हैं? एसिड कैन डिसॉल्व इन 2 आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। HCl सपोज HCl dissociates in 2 types of ion, H+ and Cl-। और जब 2 आयंस डिसॉल्व हो जाएंगे HCl के थ्रू, तो चूंकि आयंस के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, आयंस बनने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि चार्ज कैरियर्स का फ्लो आयन के थ्रू ही होता है, तो आयन बनना जरूरी है। अब ग्लूकोज है C6H12O6, और कोई एल्कोहल है, एल्कोहल, तो जरूरी नहीं है एल्कोहल में भी H है और ग्लूकोज में भी H है, तो इसके लिए एक्टिविटी की बात किया है, तो आप 2 नेम्स ले लीजिए और उसका सोल्यूशन HCl का सोल्यूशन डालिए और सर्किट को कंप्लीट करके बल्ब को ऑन करिए, तो यहाँ पे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाइए वाटर के साथ या एल्कोहल का सोल्यूशन बनाइए वाटर के साथ, और वहां पर भी 2 नेल ले लीजिए, तो यहाँ पे बल्ब ऑन नहीं होगा, यहाँ पर भी बल्ब ऑन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं
कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, जबकि ये है और ये एसिड में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? Distilled water में impurity होती ही नहीं है। There is distilled water is free from any impurity, but rain water has impurity. Rain water में acid, dust, particles, so many things are there. So because of these impurity, rain water dissociates in ions, but that pure water which is free from impurity does not dissociate in ions. That's why pure water does not. Question number 8, why do acid not show acidic behavior in absence of water? कह रहे हैं कि why do acid do not show acidic behavior in absence of water? तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तभी वो उसके आयंस में डिसोसिएट होगा। एसिड डिसोसिएट्स इन इट्स आयन विथ वाटर ओनली। वाटर में ही डिसोसिएशन होगा, जब वाटर नहीं होगा तो डिसोसिएशन नहीं होगा, आयन में टूटेगा नहीं, इसलिए एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 solutions are given A, B, C, D, E and respective pH values are 4, 1, 11, 7, 9। आपको ये मालूम है कि 1 to 7 अगर pH वैल्यू गिवन है तो वो एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। बिटवीन 1 to 7, 1 to 7, 1 पर कितना एसिडिक होता, तो जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो अगर हम कहें कि पीएच वैल्यू 1 और पीएच वैल्यू 2 कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो 1 इज मोर एसिडिक देन पीएच 2। पीएच एसिडिक में और बेस में इसका उल्टा होता है। पीएच वैल्यू बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू ज्यादा होता है और वीक बेस का पीएच वैल्यू कम होता है। यहाँ पे आप देखिए बेस पीएच वैल्यू 0, पीएच वैल्यू 1 to 7 अगर है तो वो न्यूट्रल होगा, और बिटवीन 1 to 7 है तो वो एसिड होगा। 7 to 14, इन बिटवीन 7 to 14 में बेस होगा। ये कह रहा है कि न्यूट्रल कब होगा, तो न्यूट्रल इज डी, न्यूट्रल को डी लिख दीजिए। 7 अगर पीएच है तो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन, इसमें सबसे अधिक 7 से अधिक और 14 तक वो बेस होता है, तो 14 तो नहीं है, यहाँ 11 दिख रहा है, सबसे अधिक 11 दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन माने स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस 11 नंबर होगा, मतलब सी होगा, सोल्यूशन सी। अब पूछ रहा है स्ट्रांगली एसिड, सबसे स्ट्रांग एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 1 हो वो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा, इसलिए बी, सोल्यूशन बी इज स्ट्रांग एसिड। वीकली एसिड, तो 7 के पहले 6 आता है, 6 वीकली एसिड होगा। 6 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 4 है, तो 4 यहाँ पे वीक बेसिड होगा, तो 4 इज ए, सोल्यूशन ए। और वीकली एल्केलाइन, तो वीकली एल्केलाइन, वीकली एसिड, वीकली एल्केलाइन क्या होगा, तो वीकली एल्केलाइन 9 नंबर होगा, क्योंकि एल्केलाइन मैंने बेस 7 से ऊपर 14 तक, तो 9। तो क्यों, आप समझ पाए कि बेस कैसे होगा, 7 to 14, अगर 7 से 14 है तो बेस होगा, एल्केलाइन होगा, और 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 के नीचे एसिड होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो।
Question number 10. Equal length of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A, while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. Amount and concentration taken for both acids are same. In which test tube will the fizzing occurs more vigorously and why? तो जो एसिड ज्यादा कंसंट्रेट वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें रिएक्शन तेज होगा. HCl इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड. बहुत सीधी सी बात है कि HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, इसलिए HCl में ज्यादा तेज रिएक्शन होगा. बस सीधी सी बात है. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11. फ्रेश मिल्क हैज pH 6. मिल्क का pH दिया हुआ है 6. एक क्वेश्चन नंबर है 11. पेज नंबर है 35. क्वेश्चन कह रहा है कि pH फ्रेश मिल्क हैज pH 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज as it turns into curd? Explain why. अगर pH कर्ड में चेंज होता है तो कर्ड एसिडिक है, तो इसका मतलब वो बेसिक से थोड़ा एसिडिक की तरफ जा रहा है. इसका मतलब pH की वैल्यू कम हो रही है. इसका मतलब pH की वैल्यू कम हो रही है. तो 6 से कम हो रही है भाई, 5 4 3 कुछ हो रहा होगा. अगला क्वेश्चन देखिए इतने आसान क्वेश्चन होते हैं आपके उसमें एनसीईआरटी में है, और कितने आसानी से क्वेश्चन आंसर आप दे पा रहे हो. अगला क्वेश्चन है कि अ मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, थोड़ा सा उसको एल्केलाइन बना देता है. एल्केलाइन बनाने के पीछे रीजन क्या है? तो मिल्क का जो वो ज्यादा देर तक रुक सकता है. मिल्क खराब नहीं होगा, इसका एक रीजन ये भी होता है. क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए. क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज द शिफ्ट ऑफ pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन. तो अगर एल्केलाइन NaOH मिल्क में डाला जा रहा है तो फ्रेश मिल्क का pH 6 है और वो एल्केलाइन थोड़ा बनाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा 6 से ज्यादा हो जाएगा. 6 से ज्यादा हो जाएगा तो pH इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा. ग्रेटर देन 6 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसमें फ्रेश मिल्क में NaOH जो कि नेचर ही उसका एल्केलाइन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिला देते हैं तो उसकी pH वैल्यू, मिल्क की pH वैल्यू नॉर्मल वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाएगी. बस यही आंसर है. अगला क्वेश्चन क्या है? उसी में अगला पॉइंट है कि वाई डज द मिल्क में टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड. जिस मिल्क में थोड़ा सा NaOH मिला दिए हो, उस मिल्क से अगर दही बनाना है, कर्ड बनाना है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि पहले तो वो ये ज्यादा एसिडिक हो, ज्यादा बेसिक हो गया, तो ज्यादा बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा टाइम होगा और उसके बाद एसिडिक होगा. इसलिए ज्यादा बेसिक से एसिडिक बनाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा. बस इसका आंसर यही है कि मोर बेसिक दैट इट इज मोर बेसिक, therefore it takes more time to become neutralized. More time to become neutralized, and then become called as acidic. Yes. अगला क्वेश्चन देखते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन वाई. प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला POP बोलते हैं उसको.
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये व्हाइटिश पाउडर होगा। कभी आप हॉस्पिटल में गए हो, वहां पे जहां डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, जो बोन्स वोन्स अगर क्रैक कर जाती है तो उसको प्लास्टर करते हैं, खूब व्हाइटिश पाउडर देखे होंगे आप, और उसको सोल्यूशन बना के पानी के साथ, वाटर के साथ, और वो प्लास्टर करते हैं सब उस एरिया में, इन्फेक्टेड एरिया में जहां पे आपकी बोन टूट गई है, वो उसको एक वो करने, प्रोटेक्ट करने के लिए, एक बेस देने के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइटिश पाउडर, उसको क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए उसको आप इसमें डब्बे में रखते हैं। उस क्वेश्चन इसको तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसीलिए रखते हैं, ठीक है ये। और अगला क्वेश्चन इसी में क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। तो आपको मालूम होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन। तो एसिड एंड बेस react with each other to produce salt and water। 2 एग्जाम्पल देना है, तो एक तो दे दीजिए NaOH एसिड HCl, NaOH क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, और क्या बनेगा H2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम दे देते हैं, एक और बेस ले लेते हैं HCl के ही साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, क्या बनेगा MgCl2 बनेगा। MgCl2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और H2O कितने H हो जाएंगे 4, तो 2H2 कर दो, बाकी ठीक है, ओके। Last question is 2 important use of washing soda and baking soda। तो बेकिंग सोडा मैंने बता रखा है आपको, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं, और जिसका यूज केक और पकौड़े बनाने में कर सकते हैं आप, किया जाता है। तो उसका फार्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2। तो इसका 2 यूज, इसका देख लीजिए, वॉशिंग सोडा का यूज है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग। मेकिंग बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी यूज। बोरेक्स का फार्मूला मैंने लिख दिया है Na2B4O7 into 10H2, और यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा का यूज किया जाए, क्लीनिंग एज ए क्लीनिंग एजेंट। बेकिंग सोडा का 2 यूज देखिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड, माइल्ड टार्टेरिक एसिड को मिलाकर के बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। तो बेकिंग पाउडर का यूज वही केक में और पकौड़े बनाने में आप यूज करते हैं, छोले समोसे बनाने में यूज करते हैं, छोले बनाने में, समोसे में तो नहीं। तो बेकिंग पाउडर, और दूसरा इसका यूज मैंने बताया है, यूज एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब पेट में आपको प्रॉब्लम होगी, पेट दर्द होने लगा, इंडाइजेशन टाइप का कुछ हो गया, तो एज एंटासिड आप यूज करते हैं, जैसे इनो यूज किया जाता है ना, वैसे ही। थैंक यू।